ये जो 8 साल जंग थी ना, इसने एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की है जिस पासदारान इनकलाब, IRGC रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, जिनको आज अमेरिका दहशतगर्द करार दे चुका है, जिसको आज अमेरिका किसी भी तरीके से, आपको याद है कि इन्होंने बेन नेतन्याहू ने कहा था कि हम ये जो गज़ा में जो बंदे हैं जो लड़ रहे हैं हमसे दहशतगर्दी करें, इनको हम इरेडिकेट करेंगे। वो असल में बात पूरी नहीं बताता। ये अब क्या कर रहे हैं कि ये जितने भी यमन के अंदर जहाँ पे झगड़ा हो रहा है, लबनान का भी आपको पता कौन है, और गज़ा में, इन सब को एक ब्रैकेट में डाल कर ना ये कनेक्ट कर रहे हैं पासदारान इनकलाब से, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इसके साथ कर रहे हैं कि ये इरेडिकेट तब होंगे तीनों जब ये ईरान में बैठी हुई जो ऑर्गेनाइजेशन है पासदारान इनकलाब ये जाएगी। और पासदारान इनकलाब ने किया भी है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, सबको खड़ा किया, सबको ट्रेन किया, बड़ी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वेल ऑयल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब वेस्ट तो यही कहता है उनके मीडिया में, देखें कि दिस इज एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बैक्ड बाय ईरान, जिसमें आपके हुसीज हैं यमन में, हाँ जी, अंसारुल्लाह, लेबनान में हिजबुल्लाह है, इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं, हाँ जी, सीरिया में बशारुल असद की कुछ फोर्सेस हैं, यस, तो दिस इज ऑल द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बैक्ड बाय द IRGC, यस, और उसमें हम देखते हैं कि ज़बरदस्त प्रॉक्सी जंग लगी हुई है, यस, सीरिया और इराक में टारगेट कर रहा है, वो अपने अमेरिकन फोर्सेस पे हमले करते हैं, हाँ जी, और उधर से अभी कल हम देख रहे थे IRGC के मेंबर्स मारे गए, 3 मारे गए हैं, और फिर आप देखें जो ये हुसीज कर रहे हैं इनके साथ, यस, रेड सी के अंदर। और जो सबसे जो बड़ा डेंजर है ना, आपको अभी आपने देखा होगा जब ये अंसारुल्लाह ने शुरू किया ना तब ये ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। वजह क्या है? द वजह इज़ रेड सी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। रेड सी के अगर आप हम 3 ममालिक देखें ना, नहीं 4, सोमालिया फेल्ड है, एरिट्रिया लिटरली पता नहीं क्या चल रहा है उधर बहुत हालात ख़राब है, एथियोपिया डिस्टेबलाइज्ड है, उसका पूरा नॉर्दर्न रीजन डिस्टेबलाइज्ड है, और दारफर का रीजन जो है, नहीं इथियोपिया, इथियोपिया का दारफर डिस्टेबलाइज्ड है, सुडान तिग्रे, यस, और सुडान तो वैसे ही आपको पता क्या हो रहा है। हाँ, तो आपका अफ्रीकन साइड ऑफ रेड सी ऑलरेडी टर्मोइल में है। एक साइड पर सऊदी अरब है, एक साइड पर हुसीज ने, अंसारुल्लाह ने आपकी बाबुल मंडप, हाँ जी, बाबुल मंडप पे मर्चेंट शिप्स को अटैक करना, भी वो ज़्यादा आगे तो नहीं जा सकते हैं, उनकी रीच, हाँ जी, वो रीच उन्होंने वहीं पे उस पे ही, लेकिन वो बड़ा चौक पॉइंट है, बड़ा छोटा पॉइंट है, वहाँ से ही गुजरती हैं शिप्स डेली 50 के करीब, वो उसको तंग करते हैं, उसको तंग कर रहे हैं, लेकिन हर को नहीं कर रहे, इसराइली बाउंड कश्तियों कर रहे हैं, तो उन्होंने डिस्ट्रॉयर्स, यूएस डिस्ट्रॉयर्स पे हाँ जी कर दिए, जबकि उन्होंने स्ट्राइक्स की हैं यूएस ने। लेकिन इसका नुकसान क्या हो रहा है? हाँ, इसका नुकसान ये हो रहा है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो इन कश्तियों को, आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है कि एक ऑयल टैंक को इंश्योर करना हो ना तो इट्स $1 बिलियन a ईयर, आपको ना प्रीमियम पे करना पड़ता है $1 बिलियन का। तो मर्चेंट शिप्स का कितना मुझे नहीं याद, लेकिन उन्होंने इंश्योरेंस करनी बंद कर दिया हर उस कश्ती की जो रेड सी से गुजरी है, क्योंकि उनको लॉन्गर रूट्स लेने पड़ेंगे, केप टाउन से जाना पड़ रहा है, हाँ जी, अटलांटिक ओशन वाला रास्ता है। इसका नुकसान किसको होगा सबसे ज़्यादा? मिस्र को क्यों होगा? सुएज कैनाल। ये पुरानी बातें वापस आ रही हैं सर, वापस आ रही है ना अब। सुएज मसला वो ज़्यादा है, सुएज कैनाल 10 to 15% GDP जो है ना इजिप्ट का, वो है सारा का सारा आपका सुएज कैनाल। वैसे क्या इजिप्ट की कहानी है, वहाँ के जर्नैलों ने उड़ा दिया है, अच्छा खासा मुल्क उन्होंने उड़ा के रख दिया, उनके पास सुएज कैनाल है, हाँ जी, उनके पास इतनी एक टूल है, उनके पास एक दुनिया की तजारत गुजरती है, उन्होंने फिर भी सत्यानाश किया था। सर जी, सत्यानाश तो वो पुराना लफ्ज़ है, अब वो उससे भी आगे जा चुके हैं। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि कौन सदर है? सीसी अल सीसी जो है सदर है, उस बंदे ने $60 बिलियन खर्च करके एक नया दारुल हुकूमत बनाया है। अभी तक उसका नाम NAC रखा हुआ है, कायरो से 30 मील दूर है। और वो बनाया क्यों है? क्योंकि मिस्र की जो ज़्यादातर आबादी है वो रहती है कायरो में, अलकायरा में या इस्कंदरिया में। इस्कंदरिया जो उनका सारा ग्रीन लैंड है, और वो वहाँ से निकलना इसलिए चाहता है कि भाई अगर कायरो वगैरह के अंदर कोई स्यापा हो, सरकार तो बची रहे ना। तो उन्होंने $60 बिलियन का एक बहुत ही चीन से लोन लेकर बनाया अपना दारुल हुकूमत। और वो दारुल हुकूमत हर किसी ने कह दिया फ्लॉप हो गया, क्योंकि
आपने सारे कर्ज़ के पैसे के ऊपर बिल्डिंगें बना दी हैं जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग कितने लोगों के लिए बनाया, आई थिंक 30 लाख लोगों के लिए, और वो ये कह रहे हैं कि मिस्र के अंदर एलीट तो चलें ख़रीद लेगी। ठीक है, कितनी एलीट है, 10 लाख से ज़्यादा नहीं होगी, चलो 10 लाख की बड़ी बता रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं। जिन लोगों ने आकर रेस्टोरेंट वाले जो हैं जिन्होंने रेस्टोरेंट में काम करना है वो कैसे ख़रीदेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे उस शहर के अंदर जहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो कायरो से भी महंगी है। यानी डफर मेंटालिटी, यानी सोचने वाली बात है कि उन्होंने, और वो बना दी है। और वो पता नहीं कह रहा था उसने बड़ी ही यानी डफर्स की बात सुने कि उसने क्या कहा है सीसी ने भी रिसेंटली कि हमें अगर तरक्की और खुशहाली के लिए रोटी और पानी भी तुर्क करनी पड़ी ना तो हम रोटी और पानी भी छोड़ देंगे। ये तो सर पीडीएम में भी हम सुनते थे ऐसी बात, नमक छोड़ दो, चीनी छोड़ दो, चाय छोड़ दो। यानी बंदा सोचता है कि मतलब तुम्हारी सुकून के लिए लोगों को से नवाला भी छीन लो तुम्हारी एलिटी लाइफ के लिए। और ये मैं सोच के हैरान था कि तरक्की और खुशहाली खाने के पीने के बगैर कैसे आ सकती है, कि जब इंसान में जान होगी तो कुछ करेगा ना। तो ये उस बंदे की सोच है। और जो इस वक्त पाकिस्तान की मीशत का हाल है उससे कुछ दर्जे ऊपर मिस्र की मीशत का हाल है, यानी उससे बदतर है। और अब सुएज़ कैनाल का ये टेंशन आ रहा है तो जिसका मतलब है और ख़राब होगी। मिस्र इज़ गोइंग टू बी, तो आपका ये सारा रीजन डिस्टेबलाइज हो गया है, रेड सी के इस वाला सारा रीजन डिस्टेबलाइज्ड ऑलरेडी। ठीक है, अफ्रीका वाली साइड पे, हाँ जी। और आपका इस साइड पे है बस सऊदी अरब। ठीक है, अब सऊदी अरब के लिए फ़ायदा एक ये है कि उसकी वो कर ये सकते हैं। आपको याद है कि अंसारुल्लाह ने मिसाइल लॉन्च किए थे सऊदीया की पाइपलाइंस पे, वो जो रन करती हैं कोस्ट टू कोस्ट। जी। अब सऊदी अरब उनको यूज़ करके अपना ऑयल जो है ना वो जद्दा से फिल इन कराकर यूरोप तो भेज सकता है। हाँ। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अंसारुल्लाह अगर दोबारा उड़ा देंगे देन व्हाट। ठीक है, इसलिए सऊदीज़ की को भी ज़रूरत है कि अंसारुल्लाह से हाथ मिलाए। यस, अमेरिका कह रहा है इनके खिलाफ जाओ। यस, अमेरिका एक नई जंग लॉन्च कर रहा है जिसके पीछे सऊदी अरब 5 साल बाद निकले हैं। हाँ जी, उसको वो दोबारा घुसा रहे हैं। और MBS तो बड़ा इस टाइम उसके लिए सिचुएशन है, बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। आप देखें अभी इस वक्त आप जितना नैरेटिव पढ़ रहे हैं सारा ईरान पे जा रहा है। अभी आपने देखा क्या हुआ है शिकागो के अंदर, इसराइल के जेनोसाइड के हक़ में, कि सीज़ फायर के हक़ में उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया शिकागो की काउंसिल ने, सिटी काउंसिल ने, जो कैलिफोर्निया में भी, सैन फ्रांसिस्को ने किया। और शिकागो इस वक्त सबसे बड़ा US का शहर बन गया जिसने ये रेजोल्यूशन पास करवाई है, सीज़ फायर होना चाहिए। इसराइल के लिए पता प्रॉब्लम क्या, वो है सेविंग फेस। ठीक है, इसराइल हो गया बदनाम बहुत ज़्यादा। ठीक है, इवन दो ICJ में बदनाम हो गया। हाँ जी, इवन दो इंटरनेशनल कोर्ट में, इवन दो के वेस्टर्न मीडिया ने इतना साथ दिया, जिस हमारे लोकल मीडिया ने साथ दिया है, इंटरनेशनल मीडिया ने इतना साथ दिया है, लेकिन नहीं बन सका। नहीं बन ही नहीं सका ना। आप पियर्स मॉर्गन को देख लें, एक हाथ को डिफेंड करता रहा, अब वो भी फ़लस्तीनियों को बुला रहा होता है, नैरेटिव। अब आप देखें पॉडकास्टों में आप फ़लस्तीनी आ रहे हैं, क्योंकि वो आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। जो अब CNN पे आप देखें जर्नलिस्ट ओपनली बोल रही हैं कि उन्होंने क्या क्या देखा गज़ा के अंदर। डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि गज़ा में क्या कुछ हो रहा है। और जो है ना विदाउट बॉर्डर्स, फिर UK में डॉक्टर्स निकल आए। फिर कितने जर्नलिस्ट, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट का कत्ल हुआ है, पता नहीं 40 यूनाइटेड नेशंस की जो है वो एजेंसी वो बंद कर दी है। वो 100-150 बंदा तो उनका मारा गया है। हाँ जी, छोड़ नहीं रहे किसी को भी। हाँ, और तो फिर कैसे आप इस नैरेटिव को दबा सकते हो? कि आप इस नैरेटिव को दबा नहीं सकते। लेकिन करना क्या है, इसराइल क्या सोच रहा है? इसराइल ना लॉन्ग टर्म सोच रहा है। लॉन्ग टर्म ये है कि अच्छा यार हमने इतना कर दिया है, इतनी कत्ल गारत कर दी है, दुनिया को पता भी लग गया है। अगर इसके बाद यहाँ पे ये चीज़ एंड ख़त्म शद हो गई तो हम अगली कई दहाइयों तक बढ़ गए, वो कहते हैं ना बढ़ गया, पूरा बढ़ जाएगा। इसराइल यहाँ पे सीज़ फायर नहीं कर सकता है, इस नुक्ते पे एंड नहीं कर सकता। उसने इस जंग को शिफ्ट करना है कहीं और। ये क्योंकि जैसे यूँ ही जंग अगर फ़र्ज़ करें ये वॉर ऑफ एट्रिशन शुरू कर लेते हैं, हॉट वॉर नहीं करते, वॉर ऑफ एट्रिशन करते हैं।
कोल्ड वॉर नहीं, छेड़खानी करते रहते हैं ईरान के साथ, हाँ। ठीक है, झड़पें प्रॉक्सी वॉर्स में ज़्यादा आगे जाते हैं। तो इसराइल के लिए जो है ना कि ध्यान वहाँ पर डाल के यहाँ पर भाई मैं सीज़ फायर करके जांच रहा हूँ। अभी आपने रिसेंटली BBC पे मैं पढ़ रहा था आर्टिकल, डेविड कैमरॉन ने कहा है कि बरतानिया सोच रहा है कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया जाए। जी वो तो मैं देख रहा हूँ कि तो बाइडन का भी इधर इख्तलाफ आ रहा है, पता नहीं अब वो मीडिया की हद तक है, रियलिटी भी है जो बाइडन इसको कही जा रहे हैं नेतन्याहू को कि जी फ़लस्तीनियन अथॉरिटी बनाएं आप, हाँ जी, और उसके साथ काम करें। नेतन्याहू कह रहे हैं नहीं गज़ा पे मैंने मतलब हमारी इजारादारी होगी, मतलब वो कह रहे हैं कि वो इधर इख्तलाफ आ रहा है फ़लस्तीनियन अथॉरिटी पर वाकई में, और बाकी जो दुनिया वो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात कर रही है। हाँ जी, इवन यूएस भी कर रहा है 2 स्टेट सोल्यूशन, यूएस भी कर रहा है, और इसने भी कह दिया, क्या यूके ने भी कह दिया, तो यानी अब फेस सेविंग की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर तो फ़लस्तीन अगर सीज़ फायर हो जाता है, इसमें विक्ट्री सबसे पहले होनी है ईरान की, ईरान ने विक्ट्री डिक्लेयर कर देनी है। अगर सीज़ फायर हुआ ना तो ईरान ने विक्ट्री डिक्लेयर, ईरान ने कहना कि जनाब अब इस इलाके के मामला हमने तय करने हैं। ईरान चौड़ा हो जाएगा कि देखो हमारे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की वजह से हमें आउटकम मिला है। और ये आपको पता लगता है कि जो भी बंदे इस वक्त पास दौरान इनकलाब के जितने कमांडर हैं ना, ये सारे वो हैं जिन्होंने ईरान इराक वॉर लड़ी हुई है। तो ये बंदे जो है ना इन्होंने जवानी में ही बंदूक उठाई हुई है, जवानी में लड़े हुए और अब बाबे हो चुके हैं। तो ये उस तरह के ये इन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या हुआ था, इन्होंने अगर तो ये मिसाइल फायर करके पब्लिक ना करते तो मामला ठंडा पड़ जाना था। इन्होंने शोर मचा दिया, हमने पाकिस्तान तक गए हैं, हम पाकिस्तान तक गए हैं। एक ही दिन था जिसमें इन्होंने सीरिया के अंदर कोई मुसाद के एजेंट मारे, हाँ जी, इराक के अंदर दाइश के मारे, पाकिस्तान के अंदर इन्होंने जैशुल अदल का कहा, और उसमें भी उन्होंने कहा इसको अमेरिकी और इसराइली सपोर्ट करते हैं, हाँ जी, तो पाकिस्तान एक्शन ले। यस, ये नैरेटिव था। वो तो हमने बाद में वो स्ट्राइक हमने तो नहीं कभी BLA के घुसकर की अंदर ईरान के अंदर, लेकिन जब वो हुआ तो हमने भी एक नहीं वैसे दिखाने के लिए वो था नहीं कुलभूषण यादव, हाँ, वो तो उठाया था ना, हाँ वो हमने उठाया था, खुद किया था। और लेकिन आज तक अभी ईरान ने उस पर वो नहीं की, क्या कहते हैं ना कि एक ऑफिशियल अपॉलॉजी जो करनी चाहिए थी ईरान का। उस वक्त मुझे याद है प्रेसिडेंट पाकिस्तान के अंदर था जब हमने एक्सपोज किया था कुलभूषण को 2016। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे। मुझे नहीं याद इसका, अंदर था। अच्छा, हमने उस टाइम आसिफ बाजवा, हाँ जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अच्छा, नहीं मुझे नहीं याद कि वो नवाज शरीफ के साथ बैठा हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। लेकिन अब इसका आगे जा क्या हो रहा है, मैंने एक चीज़ ना पास दौरान इनकलाब का मैंने स्ट्रक्चर स्टडी किया तो बड़ा हमसे ना मिलता जुलता भी है। हमारी जो सिक्योरिटी इदारे हैं उससे बड़ा मिलता है। वो 70 कंपनियां रन करते हैं अकॉर्डिंग टू CIA। हम लोग हमारे जो 52 करते हैं शायद, जो हमें मंजर आम पर है। लेकिन वो अब मैंने वही बात बताया ना कि पाकिस्तान इनकलाब वो बंदे हैं जो कि जिन्होंने जंग लड़ी हुई है, ठीक है ना, एक बैटल हार्डन है। और एक बात मैं आपको बताऊं कि जिन्होंने जंग लड़ी हो ना मैदान जंग के अंदर, और एक ने जिसने कमांड की हो या उसने कुछ भी ना किया हो, बस कमांड देख रहा है, परेड देख रहा है वगैरह वगैरह, ज़मीन आसमान का बड़ा फ़र्क होता है। सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है उसको। और उसका क्या, अब यानी आप देखेंगे ईरानियंस जो है ना वो मुआशी तौर पे हमसे ज़्यादा इस्तेहसाल है उनका, वो हमसे ज़्यादा अमीर है। हालांकि हमारा इधर डॉलर ऊपर जाता है तो लोग ऐसे चीखे निकलते हैं जैसे पता नहीं पारा। उधर डॉलर का कोई है नहीं, उधर डॉलर का है ही नहीं। उनका GDP पर कैपिटा हमसे 3 गुना ज़्यादा है ईरान का। तो अब वो देखें ना वो उन्होंने अपनी आवाम को ना अपने साथ इसमें मिलाया भी हुआ है कि उनकी मुआशी इस्तेसाल उनका किया हुआ है, कि उनका मुआशी तौर पे खुश रखा हुआ है। इस्तेसाल नहीं, यानी माशी इस्तेसाल तो होता है ना कि आप दूसरा वर्ड बोल रहे हैं, माशी तो सिक्योरिटी, हाँ, यानी बैलेंस से क्रिएट रखा है, बैलेंस से क्रिएट किया हुआ उन्होंने अपनी आवाम के साथ। और दूसरा यार एजुकेशनल सिस्टम उनका बहुत अमेजिंग है। यानी आपको मैं मिसाल उसकी ये देता हूँ कि 2 फील्ड्स मेडल प्राइज़ है, जिसको कहते हैं ये मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज़ है, ठीक है। नोबेल प्राइज़ जो है वो मैथमेटिशियंस को नहीं मिलता,
वो सिर्फ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, पीस, लिटरेचर वगैरह को देते हैं। लेकिन नोबेल प्राइज़ साल में एक दफ़ा मिलता है, ये 4 साल में एक दफ़ा मिलता है फील्ड्स मेडल, और 2 ईरानियंस जीते हुए हैं फील्ड्स मेडल। यहाँ से पता लगता है उनकी एजुकेशन, यहाँ से उनकी एजुकेशन का पता लगता है। अब तो यहाँ से, और दूसरा ये है कि जो मुझे लग रहा है ना कि अभी मैंने आपको बताया कि रेड सी की वेस्ट साइड डिस्टेबलाइज्ड है, अभी पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है, ठीक है। इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान के अंदर, मैसिव लेवल की इंस्टेबिलिटी है। ईरान पाक के बॉर्डर पे भी तनाज़ात हो रहे हैं, अफगानिस्तान बॉर्डर पे तनाज़ात हो रहे हैं। हाँ जी, पूरा बलोचिस्तान और आपका पूरा केपी इस वक्त डेली बेसिस पे 10-10 धमाके हो रहे हैं। यानी सर पूरा आपका जो वेस्टर्न बॉर्डर है ना वो चैलेंज हो चुका है, और ऊपर से एक इतना बड़ा सियासी मुकाबला भी खड़ा कर दिया है जो कि पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। ये भुट्टो वाला सीन नहीं है, ये अपनी नौयत का एक अलहदा। हाँ जी, आप इसकी ईस्ट पाकिस्तान शेख मुजीबुर रहमान का जो मुकाबला था उसके साथ अब कर सकते हैं कंपैरिजन, उस स्केल का मुकाबला है, लेकिन उस सीन के अंदर वो अलहदा हो गया हमसे। यहाँ पे अलहदगी नहीं हो सकती, आपके भाई ज़मीनें साथ आते हैं। हाँ, ईरान के साथ कोई बड़ा पंगा करना है, क्योंकि बाइडेन पे भी ये लिंडसे ग्राहम टाइप लोग बड़ा प्रेशर डाल रहे हैं। हालांकि बाइडेन ने कहा कि देयर विल बी नो अनदर वॉर इन द मिडिल ईस्ट, लेकिन उस पे फुल प्रेशर है, क्योंकि एक वो माहौल बन रहा है ना। हाँ जी, कि वो देखें यमनी कर रहे हैं रेड सी को तबाह, हाँ हम वापस यमन को कर रहे हैं, इनको यमनीज को ईरान सपोर्ट कर रहा है, ईरान सीरिया और इराक में भी हम पे हमले करवा रहा है, इनकी बेसिस पे इनको बेसिस को तबाह कर रहा है, मिसाइल मार रहा है। तो नाउ इट्स द गुड जस्टिफिकेशन, इट्स इनफ कि हम एक लंबी जंग शुरू करें ईरान के साथ। इससे ये भी कुछ लोग कह रहे हैं, अमेरिकन एनालिस्ट के, ईरान फिर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी बंद कर सकता है, फिर आपकी वो ऑयल सप्लाई का क्या बनेगा? सर वो फिर रेड सी का जो इलाका है, इसके अंदर जो मुझे लग रहा है ना, इसके अंदर फिर सऊदी अरब का बहुत नुकसान होगा। वो भला कैसे? सऊदी अरब का अभी तक आपने देखा कि अंसारुल्लाह ने, हौसीज़ ने पाइपलाइंस पे हमला किया है, लेकिन उन्हें भी पता है कि हमला कहाँ पे करना है। वो है सऊदीया के डिसैलिनेशन प्लांट्स। सऊदीया का 80% पानी डिसैलिनेशन के थ्रू आता है, समुंदर का पानी का। और वो अगर तबाह हो गए, जो कि वो कर सकते हैं, उनकी रीच है वहाँ तक, रीच है उनकी वहाँ तक, तो सऊदीया विल बी वो, यानी फिर तेल को भूल जाएं, पानी के लाले पड़ जाएंगे तो उनको। बड़ा ज़रूरी है सऊदीज़ के लिए भी कि इस वक्त जो प्रेशर आ रहा है उन पर कि हूसी से लड़ो, तो सऊदीज़ उसको एक बैलेंस रेजिस्ट करना, उन्होंने उसको रेजिस्ट करना। क्योंकि अभी उन्होंने थोड़े दिन पहले स्टेटमेंट आई थी कि पीस डील को हम कंटिन्यू रखेंगे अभी। हाँ जी, वो बड़ा है ना बादल नखास्ता, उन्होंने दोनों ने कहा कि हम रखेंगे। मजबूरी है फिलहाल, उनकी मजबूरी है, क्योंकि सऊदी फंड नहीं खोल सकता एक नया, नहीं कर रहे। वो तो पीस के मारे में बेचारे पीस चाहते हैं, वो तरक्की चाहते हैं, इकोनॉमी में चाहते हैं, वो तो फुटबॉल मैचेस देखना चाहते हैं, वो फिल्में देखना चाहते हैं, गोल्फ शुरू कर दी उन्होंने, गोल्फ शुरू कर रहे हैं, वो नहीं जगह पढ़ना चाहते मसले। लेकिन अमेरिका को मसला है ना उस चीज़ से कि अब बेसिकली मसला तो मेरा ख्याल में जो अमेरिका को हुआ है ना, कि चाइना जिस तरह आया है ना, हाँ जी, एज अ फातिहा, जिसने दोस्ती करा दी, फिर पाकिस्तान ईरान का इतनी जल्दी उसने करा दी, फौरन दोस्ती करा, फौरन ख़त्म करो ये, किधर तुम लोग जा रहे हो, पागल हो गए हो तुम लोग। यानी पता क्या फिर प्रॉब्लम यार, आपने अगर वेस्टर्न मीडिया रीड करें तो पाकिस्तानी जो अस्करी इदारा है, उसको वो बड़ा एक नेगेटिव वे में जाना शुरू हो गया उसका। वेस्टर्न मीडिया पर ब्लूमबर्ग आप पढ़ लें, टाइम्स पढ़ लें, इकोनॉमिस्ट पढ़ लें, आप जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पर एक नेगेटिव वाइब आना शुरू हो गई आहिस्ता आहिस्ता। यानी पहले दहशतगर्दी थी, इतने साल दहशतगर्दी चलती, पहले दहशतगर्दी का टैग लगा हुआ था, और अब पाकिस्तान का जब दोबारा ग्लोबल मीडिया में इतना ज़्यादा तज़किरा होना शुरू हो गया, तो अस्करी इदारे को टारगेट किया जा रहा है ग्लोबल मीडिया पर। अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे जिस लेवल पे पाकिस्तान इनकलाब का होता है, वो तो उनके लिए दहशतगर्द, वो तो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये एक बड़ा जो है ना, एक जिस तरीके से वो बनाना, क्योंकि वो भी कहते हैं ऑल पावरफुल IRGC, और इसी तरीके से पाकिस्तानी अस्करी इदारे को भी ऑल पावरफुल मिलिट्री, जिसका आपको अगर देखें सिमिलैरिटीज़ बनानी शुरू कर दी उन्होंने, कि ईरान को IRGC रन कर रहा है, यहाँ को मिलिट्री रन कर रही है, और उन्होंने कंक्लूजन बनाने शुरू कर दिए इसके ऊपर, जिसका मतलब क्या है
ये एक दबाव डाला जा रहा है कि कोई नए फ्रंट्स खोलो ईरान और अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ शायद। अफ़गानिस्तान में अब क्या करेंगे तालिबान के साथ? जो है तालिबान के साथ, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, तालिबान के साथ अमेरिका की थोड़ी सी सेटिंग है सर। पिछले, अब ये तो हम बाद में बात करते हैं, लेकिन पिछले दिनों आपने देखा है चाइना ने उनके क्रेडेंशियल एक्सेप्ट कर लिए हैं अफ़गान एम्बेसडर के। तालिबान को उन्होंने पहली रिकग्निशन मिल गई है तालिबान को चाइना की तरफ से। शी जिनपिंग खुद मिले हैं। अच्छा जी, ये नहीं मैंने पढ़ा सर। लोग, दुनिया तो यही कह रही है कि फर्स्ट ऑफिशियल रिकग्निशन ऑफ तालिबान रजीम। तो इसका मतलब है कि यूएन में भी फिर आ सकते हैं यहाँ से, क्योंकि चाइना बेसिकली वही प्रैग्मेटिक अप्रोच लेते हुए, वो उसको नहीं परवाह वो बुरकों की या गर्ल्स एजुकेशन की। वो कह रहा है कि हमने दोस्ती करनी है, मतलब रीजन में इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, तो अफगानिस्तान इज़ द इम्पोर्टेंट प्लेस। तो वहाँ चाइना जा रहा है, और अगर चाइना जा रहा है तो फिर पाकिस्तान को भी जाना पड़ेगा। पाकिस्तान पे ख़राब नहीं कर सकता चाइना अमेरिका के खातिर अफ़गानिस्तान के साथ। सर यहाँ पे यही तो इख्तलाफ आ रहा है कि चाइना उधर कनेक्टिविटी के ख्वाब लेके फिर रहा है जो पूरे नहीं हो पा रहे। आप देखें ना, चाइना मिडल ईस्ट में गया तरक्की का ख्वाब लेकर, तबाह। यस, चाइना सी पैक पे आया, इधर बलूचिस्तान तबाह। चाइना अफ़गानिस्तान में, अभी फ़िलहाल अफ़गानिस्तान में थोड़ा बहुत है कुछ स्टेबिलिटी, आप कह सकते हो। अब ये आने वाले दिनों, अब चाइना इधर इस मकसद से आ रहा है, अमेरिका को इधर चाहिए प्रेजेंस। यस, अमेरिका चूँकि निकला है, इराकी भी अब निकालने की बातें कर रहे हैं, वही कह रहे हैं। अब इराक में अफ़गानिस्तान से जब का वो निकला है ना, उनकी ना जिसे कहते हैं ना खारिश अमेरिका को लगी हुई है तब की। खटका उनको समय ये लगा हुआ है। अभी मैं आपको बताता हूँ मसला क्या। पाकिस्तान का गया सी पैक आउट, चले हम कंसिडर करते हैं सी पैक इज आउट। हाँ, हालांकि सी पैक के पे काम हो रहा है, हाँ, और खान साहब के दौर में भी बराबर काम होता रहा है। ये जो बातें आ रही कि सी पैक रुक गया था, बिल्कुल चाइनीज एम्बेसडर ने भी कंफर्म किया कि काम होता रहा है। ये प्रोपेगेंडा के बिल्कुल काम नहीं हुआ, ठीक है। वो अलग बात है कि चीनियों को जिस चीज़ पे दुख नहीं, गुस्सा भी हो सकता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। हाँ, वो कहते हैं कि भाई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो हम प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं उनका जो है ना रिजल्ट वो मटेरियलाइज नहीं हो रहा। ठीक है, चाइना क्लियरली कहता है। लेकिन आपको पता है ईरान के साथ $400 अरब की है चाइना। लॉन्ग टर्म पार्टनर है, चाइना ने की लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है, ठीक है। ईरान को जरूरत है चाइना और रूस की, उसके बगैर वो सस्टेन नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता।